एस्पिरेंट्स, आई वेलकम यू ऑल एट परचम क्लासेस। देखिए, आज हमारी क्लास में क्या होने वाला है। आज हमारा टॉपिक रहेगा नेशनल इनकम और इसके हमें एमसीक्यू मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन किस किस तरीके से पूछे जा सकते हैं उन सब के बारे में डिस्कशन करना है। ये हमारा एमसीक्यू की सेकंड क्लास होगी। पहले हमने मॉनेटरी पॉलिसी पे किया था, सारा एमसीक्यू डिस्कस किया था हमने। जिसको नहीं पता, एमसीक्यू वाली प्लेलिस्ट में जाएं और आप वहां पे देख सकते हैं। एक प्लेलिस्ट आपको मेरी मिलेगी जिसके अंदर इकोनॉमिक्स के बेसिक कंसेप्ट आप लोगों को क्लियर करवाए हुए हैं। इसी चैनल की आप इकोनॉमिक्स की प्लेलिस्ट में जाए, वहां पे आपको सारे बेसिक्स क्लियर मिल जाएंगे और यहाँ पे हम एमसीक्यू की प्रैक्टिस कर रहे हैं। आगे बढ़ने से पहले आपको मैं बता दूं कि अगर आप लोग हमारे करंट अफेयर ईयर बुक की, जिसके अंदर जनवरी 2022 से लेके दिसंबर 2022 तक की सभी करंट अफेयर, चाहे वो नेशनल है, इंटरनेशनल है, इंडेक्स है, रैंकिंग है, फाइनेंस की न्यूज है, इकोनॉमी की न्यूज है, कैसी भी न्यूज है, हर तरीके की न्यूज को उस बुक के अंदर कवर किया गया है। और अगर उस बुक को आप लोग हार्ड कॉपी में अपने घर तक चाहते हो तो आप लोगों को ऑर्डर करना पड़ेगा perchamstore.in पे, जिसके अंदर आप लोगों को हार्ड कॉपी जो है करंट अफेयर ईयर बुक की मिल जाएगी आपके घर तक। आपको ये ऑर्डर प्लेस करना पड़ेगा। आप अगर हार्ड कॉपी नहीं चाहते, ई बुक चाहते हो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट में, पीडीएफ फॉर्मेट में, जिसके आप प्रिंट्स निकलवाएंगे बाद में, उनको भी आप ऑर्डर कर सकते हैं। हमारी परचम क्लासेस की ऐप को डाउनलोड कीजिए और आपको वहां पे सारी जो करंट अफेयर रिलेटेड न्यूज है, करंट अफेयर रिलेटेड जितनी भी जानकारी है वो मिल जाएगी। और ईयर बुक का भी ऑर्डर आप इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट में भी प्लेस कर सकते हैं। बैचेस के बारे में बताएं तो एक एसएससी जनरल अवेयरनेस का कोर्स चल रहा है जिसके अंदर जीके, पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, साइंस सब कुछ कवर करवाया जा रहा है। और एक कोर्स चल रहा है जिसके अंदर सिर्फ इकोनॉमी कवर करवाई जा रही है, जीरो से लेके हाई लेवल तक की। दोनों ही कोर्सेज पे अगर आपको 10% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट चाहिए देन यूज कोड PAYL10 टू गेट 10% एक्स्ट्रा ऑफ। आप यहाँ पे कोड देख रहे हैं, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं, एक एक क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपको क्या दिख रहा है, कहता है कि भारत के अंदर, इंडिया के अंदर कौन सा मेथड नेशनल इनकम को काउंट करने के लिए किया जाता है। मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगी, प्लीज आप लोग बेसिक्स वाला टॉपिक जो है पहले कवर करके रखें, ठीक है। बेसिक जो है पहले कवर करके रखें। और बेसिक जो है वो कहाँ से मिलेंगे आपको, इकोनॉमिक्स की प्लेलिस्ट में जाओगे, बेसिक आपके वहां से कवर होंगे और यहाँ पे आप लोग एमसीक्यू की प्रैक्टिस कर सकेंगे। सेशन के एंड में मैं आपको बता दूंगी कि नेक्स्ट टॉपिक अपना कौन सा रहने वाला है, ताकि आप लोग उसको पहले ही रिवाइज करके रखें, ठीक है। एवरी ट्यूसडे एंड फ्राइडे शाम को 4 बजे हम इसके साथ मिलते हैं और एवरी मंडे शाम को 7 बजे करंट अफेयर के न्यूज, जो मतलब इकोनॉमिक्स और फाइनेंस की जो न्यूज है उसको हम डिस्कस करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मेथड टू मेजर द नेशनल इनकम। राष्ट्रीय आय के आकलन की कौन कौन सी विधियां हैं जिसको भारत में प्रयोग किया जाता है। पहला कह रहा है एक्सपेंडिचर मेथड यानी व्यय विधि, दूसरा है इनकम मेथड यानी आय विधि, तीसरा है प्रोडक्ट मेथड यानी कि उत्पादन विधि। कौन सी विधि है जिसको भारत में यूज करते हैं, आपको पता है। हम इंडिया के अंदर हर तरीके के मेथड को, मतलब इन तीनों ही मेथड को हम भारत में यूज करते हैं, ठीक है। एक्सपेंडिचर मेथड को क्या कहते हैं हिंदी में, व्यय विधि। इनकम मेथड को क्या कहते हैं, आय विधि। और प्रोडक्ट मेथड को क्या कहते हैं, उत्पादन विधि। हमने देखिए स्टूडेंट्स पढ़ा था एक्सपेंडिचर मेथड में क्या फॉर्मूला बताया था, y इज इक्वल्स टू सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम। ये कैलकुलेट करना मैंने आपको सिखाया था। इनकम मेथड में मैंने आपको बताया था कि इसके अंदर सारी वेजेस, इसके अंदर सारी इनकम, इसके अंदर सारा प्रॉफिट, ठीक है, ये सब चीजें जो है वो इंक्लूड हो जाती है। इसके अंदर सारी मिक्स्ड इनकम इंक्लूड हो जाती है। ये चीजें मैंने आपको समझाई थी, ठीक है। और प्रोडक्ट मेथड जैसे जीडीपी निकालते हैं उस हिसाब से मैंने आपको प्रोडक्ट मेथड भी डिटेल में समझाया था। जिसको नहीं पता इकोनॉमी वाली प्लेलिस्ट में जाके कवर करें। तो आंसर क्या आ जाएगा, डी यानी ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है स्टूडेंट्स, ये कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट टर्म फॉर कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम एट कांस्टेंट प्राइस। कांस्टेंट प्राइस पे अगर आपको नेशनल इनकम कैलकुलेट करना हो तो इनमें से कौन सा टर्म हम यूज करेंगे। हम करंट इनकम शब्द यूज करेंगे, या हम डोमेस्टिक इनकम शब्द यूज करेंगे, या हम रियल इनकम वर्ड का यूज करेंगे, या इनमें से किसी का भी यूज नहीं करेंगे। तो मैंने आपको ये जीडीपी डिफ्लेटर में बताए थे, ये दो कंसेप्ट मैंने आपको बताए थे। मैंने आपको क्या कहा था कि देखो, एक तो होता है करंट रेट पे निकालना, एक होता है करंट प्राइस पर नेशनल इनकम निकालना। इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं नॉमिनल जीडीपी।
इसको क्या कहते हैं? नॉमिनल जीडीपी, ठीक है, यानी नॉमिनल इनकम। नॉमिनल शब्द इसके साथ जुड़ा हुआ है। लेकिन अगर हम कांस्टेंट प्राइस पे, अगर हम कांस्टेंट चीजों पे, कांस्टेंट प्राइस पे नेशनल इनकम कैलकुलेट करेंगे तो शब्द क्या यूज कर रहे थे? रियल। कांस्टेंट का मतलब मैंने आपको क्या बताया था? हम बेस ईयर से कंपेयर करते हैं। बेस ईयर क्या लिया हम लोगों ने? बेस ईयर हमने 2011-12 लिया, ठीक है। तो हम बेस ईयर से कंपेयर करते हैं कि बेस ईयर 2011-12 में चीजों के क्या प्राइस थे। मतलब हम कांस्टेंट रख रहे हैं ना, 2011-12 के ही ले रहे हैं, मतलब हमने कांस्टेंट रख दिए प्राइस को, जहां से हमको रियलिटी पता लगती है कि आज की रियलिटी क्या है। जो नॉमिनल इनकम है वो करंट प्राइस पे होती है कि आज कितने दाम है, ठीक है, करंट में कितने दाम चल रहे हैं किसी चीज के। बट जो रियल इनकम होती है वो जब आप बेस ईयर से उसको कंपेयर करोगे तब आपको रियलिटी पता लगेगी। यानी जो कांस्टेंट प्राइस है वो किससे जुड़ा हुआ है? वो रियल इनकम से जुड़ा हुआ है, जब आप बेस ईयर यानी 2011-12 के प्राइसेस से हर चीज को कैलकुलेट करोगे। तो आंसर क्या आएगा? रियल इनकम। आंसर क्या आएगा? रियल इनकम, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 3 कहता है which of the following items are not included while measuring the gross national product। जब आप सकल राष्ट्रीय उत्पाद का आकलन करेंगे तो इनमें से किन आइटम्स को, किन चीजों को आप इंक्लूड नहीं करेंगे? नॉट इंक्लूड पूछ रहा है, किनको इंक्लूड नहीं करेंगे? इलीगल एक्टिविटीज को इंक्लूड नहीं करेंगे क्या? ऑब्वियस है, नेशनल इनकम में थोड़ा ना इलीगल चीजों को इंक्लूड करेंगे, तो ये इंक्लूड नहीं करेंगे। दिस इज द करेक्ट वन। प्योरली फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन, देखो जब कभी भी नेशनल इनकम, नेशनल प्रोडक्ट, जीडीपी, इन सब चीजों की बातें आए ना, तो उन्हीं चीजों को काउंट किया जाता है जिसमें कुछ ना कुछ गुड्स का या कुछ ना कुछ सर्विसेज का प्रोडक्शन हो रहा है। कुछ ना कुछ गुड्स का या कुछ ना कुछ सर्विसेज का प्रोडक्शन हो रहा है। अगर किसी भी गुड या सर्विसेज का प्रोडक्शन नहीं हो रहा है तो उसको नेशनल इनकम में काउंट कतई नहीं करेंगे। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? प्योरली फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन, मतलब सिर्फ पैसे का ट्रांजैक्शन किया है आपने, आपने कोई गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस नहीं किया है, तो हम इसको भी इंक्लूड नहीं करेंगे। ये भी सही है। तीसरा क्या कह रहा है? ट्रांसफरिंग ऑफ यूज्ड गुड्स एंड नॉन मार्केट गुड्स। नॉन मार्केट गुड्स एंड सर्विसेज कौन सी होती है? जिसमें पैसे का लेन देन नहीं हुआ है, ठीक है। अच्छा, ट्रांसफरिंग ऑफ यूज्ड गुड्स मतलब मैंने मेरी स्कूटी खरीदी थी, अब मैं मेरी स्कूटी बेच रही हूँ। जब मैंने वो खरीदी थी वो ऑलरेडी नेशनल इनकम में काउंट हो चुकी है क्योंकि वो एक बार प्रोड्यूस हुई है, ठीक है। अब मैं उसको फिर से बेच रही हूँ तो उसको फिर से काउंट नहीं करूंगी, बिकॉज उससे नया प्रोडक्शन नहीं हुआ है, हम पुराने प्रोडक्शन को ही रीसेल कर रहे हैं, तो इसलिए हम यूज्ड गुड्स को भी काउंट नहीं करते। तो ये भी सही है। उसने पूछा क्या काउंट नहीं करते? तीनों को ही काउंट नहीं करते, इसलिए आंसर क्या आ जाएगा? फोर्थ वाला, यानी ऑल ऑफ द अबव, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एक्चुअल डेफिनेशन ऑफ ट्रांसफर पेमेंट। ट्रांसफर पेमेंट यानी कि स्थानापन्न पेमेंट का एक्चुअल डेफिनेशन क्या है? ट्रांसफर मैंने आपको दो चीजें बताई थी, फैक्टर इनकम और ट्रांसफर इनकम। फैक्टर पेमेंट एंड ट्रांसफर पेमेंट ये बिल्कुल वही है। तो ट्रांसफर इनकम मैंने आपको क्या समझाया था, अगर आपको थोड़ा सा भी याद हो तो मैंने आपको ये बताया था कि स्टूडेंट्स, ट्रांसफर पेमेंट वो होता है जिसके अंदर यूनिलेटरल व्यापार हो रहा है, जिसके अंदर एक तरफा हो रहा है, यानी कोई भी गुड्स या सर्विसेज प्रोड्यूस नहीं हो रही है, कोई भी गुड्स या सर्विसेज प्रोड्यूस नहीं हो रही है, उसको हम ट्रांसफर पेमेंट कहते हैं। मैंने आपको एक नानी का एग्जांपल देके बताया था कि मेरी नानी ने गाड़ी खरीदी और वो जो गाड़ी है वो उन्होंने मुझे गिफ्ट कर दी। अब जब वो मुझे गिफ्ट कर रही हैं तो उससे नया प्रोडक्शन थोड़ा ना हुआ है, वो ऑलरेडी उसी गाड़ी को मुझे गिफ्ट कर रही है जो उन्होंने परचेज किया था। तो जब उन्होंने मुझे गिफ्ट किया उसको हम क्या कहेंगे? उसको हम ट्रांसफर पेमेंट कह रहे हैं, बिकॉज इससे कोई गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस नहीं हुआ है। मैंने एग्जाम्पल देके बताया था, जिसको नहीं पता नेशनल इनकम वाली वीडियो में जाके देखें। तो ट्रांसफर पेमेंट क्या होता है? जिसमें कोई भी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस नहीं होता। आप देख रहे हैं फर्स्ट स्टेटमेंट क्या कह रहा है? इट रेफर्स टू पेमेंट मेड एज कंपनसेशन टू द एम्प्लॉय विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन। किसी और ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉय को हम कंपनसेट कर रहे हैं, उसको ट्रांसफर पेमेंट कहेंगे क्या? बिल्कुल गलत। ट्रांसफर पेमेंट रेफर्स टू द पेमेंट मेड टू वर्कर्स ऑन ट्रांसफरिंग फ्रॉम वन जॉब टू अनदर। जब कोई वर्कर एक जॉब से दूसरी जॉब में स्विच करता है, ट्रांसफर करता है, जब उसको कुछ पेमेंट दिया जाता है, उसको कहते हैं क्या? बिल्कुल भी नहीं। तीसरा क्या कह रहा है? ट्रांसफर पेमेंट रेफर्स टू द पेमेंट मेड
विदाउट एनी एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। आपने कोई गुड्स एंड सर्विसेज का एक्सचेंज नहीं किया, बट आपने कुछ पेमेंट किया है, उसी को ही हम ट्रांसफर पेमेंट कहते हैं। तो आंसर क्या आ जाएगा? थर्ड वन इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? द डिफरेंस बिटवीन नेशनल इनकम एंड नेट नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। अब उसने क्या कहा कि डिफरेंस बिटवीन नेशनल इनकम, डिफरेंस बिटवीन नेशनल इनकम। तो अगर आपको पता है कि नेशनल इनकम किसको कहते हैं, क्या आप जानते हैं नेशनल इनकम किसको कहते हैं? नेशनल इनकम होती है नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। और वो क्या कह रहा है? नेट नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट कॉस्ट। इन दोनों में डिफरेंस क्या है? आप कहोगे फैक्टर कॉस्ट का और मार्केट कॉस्ट का, बट आपको ये भी तो पता होना चाहिए फैक्टर कॉस्ट से मार्केट कॉस्ट में कैसे जाते हैं, तभी आंसर दे पाओगे। अब मैंने आपको क्या बताया था, फैक्टर कॉस्ट क्या होता है? जो प्रोड्यूसर के पॉइंट ऑफ व्यू से कोई चीज बन रही है, प्रोड्यूसर ने उसमें जितनी लागत लगा दी उसको फैक्टर कॉस्ट कहते हैं। उसमें लेबर का, बिजली का, रेंट का, रॉ मटेरियल्स, ये सारी चीजें इंक्लूड करके जब कोई सामान बन रहा है उसको हमने क्या कहा? वो फैक्टर कॉस्ट है, यानी फैक्ट्री का कॉस्ट है। ठीक है, अब वो चीज जब मार्केट कॉस्ट में, मार्केट में बिकने के लिए जा रही है, जब वो मार्केट में बिकने के लिए जाती है तो क्या होता है? यहाँ पे बहुत सारे इनडायरेक्ट टैक्सेस लग जाते हैं। जैसे ही बाहर निकले जीएसटी वाले खड़े हैं, ठीक है, कि हमको टैक्स दो, इनडायरेक्ट टैक्स लग गए। और जैसे ही आगे बढ़े तो सरकार मिल गई। सरकार ने क्या कहा कि हम कुछ सब्सिडी दे रहे हैं आपके प्रोडक्ट पे, यानी वो क्या करेंगे? हमारे सामान को सस्ता कर देते हैं, सब्सिडी को माइनस करके हम कहाँ पहुंच जाते हैं? हम मार्केट कॉस्ट पे पहुंच जाते हैं। ठीक है, मार्केट कॉस्ट पे पहुंच जाते हैं। तो इसी को ही हम क्या कहते हैं? ये टर्म क्या हो गई? ये टर्म हो गई नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। इसी को ही हम क्या कहते हैं? नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। मैंने आपको समझाया था ये बहुत प्यार से, बहुत आराम से, पूरा आप देख सकते हो इकोनॉमी की प्लेलिस्ट में। जिन बच्चों ने पेड बैच लिया है उनको तो पता ही है, और जिन्होंने नहीं भी लिया है उनको मैंने यूट्यूब पे भी ये समझाया था, बिकॉज ये काफी ऐसे पेचीदा सा टॉपिक है। आंसर क्या आ जाएगा? नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। तो हम देख लेते हैं क्या इसमें है। बिल्कुल है, थर्ड ऑप्शन, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस का फर्क है। ये वही बच्चा कर पाएगा जिसको पता है कि नेशनल इनकम क्या होता है। एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट को हम नेशनल इनकम कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अनदर टर्म फॉर द नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट क्या होता है? अभी अभी मैंने आपको बताया है। क्या वो पर्सनल इनकम होती है, क्या वो नेशनल इनकम होती है, क्या वो ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट होता है, या वो नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट होता है? अभी मैंने आपको बताया कि नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट किसको कहते हैं? नेशनल इनकम को कहते हैं। तो आंसर क्या आ जाएगा? 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर डिस्पोजेबल इनकम। डिस्पोजेबल इनकम के लिए क्या सही है? अब याद करो मैंने आपको क्या बताया था, डिस्पोजेबल इनकम किसको बताया था। एक मैंने आपको बताया था प्राइवेट इनकम, ठीक है, जैसे हमारी परचम की प्राइवेट इनकम है 1 करोड़ रुपए। अब परचम इस 1 करोड़ में से 1 लाख रुपए मुझे भी दे रही है, यानी पायल को भी दे रही है 1 लाख रुपए। ये 1 लाख रुपए क्या है? दिस इज माई पर्सनल इनकम। ये क्या है? ये मेरी पर्सनल इनकम है। अब मैं क्या करूंगी? इस पर्सनल इनकम में से कुछ टैक्सेस पे करूंगी, डायरेक्ट टैक्स पे करूंगी, मुझे भी इनकम टैक्स पे करना है। अब जो पैसा बचा दैट इज माई डिस्पोजेबल इनकम। ठीक है, उस पैसे को मैं कैसे भी खर्चूं, अब कोई दिक्कत नहीं है। मैं चाहे उनको फाड़ दूं, मैं चाहे उनको उड़ा दूं, और मैं चाहे उनसे बुक्स खरीद लूं, मैं कुछ भी करूं, वो मेरी मर्जी है, वो मेरी डिस्पोजेबल इनकम है। तो डिस्पोजेबल इनकम क्या होती है? पर्सनल इनकम माइनस डायरेक्ट टैक्सेस, इसको हम डिस्पोजेबल इनकम कहते हैं। तो देखते हैं क्या है डिस्पोजेबल इनकम। डिस्पोजेबल इनकम इज डिफरेंस बिटवीन प्राइवेट इनकम एंड इनडायरेक्ट टैक्स। बिल्कुल गलत, प्राइवेट इनकम एंड इनडायरेक्ट टैक्स नहीं था, पर्सनल इनकम और इनडायरेक्ट टैक्स का डिफरेंस था। तो ये तो हो गया गलत, ये तो हो गया गलत। डिस्पोजेबल इनकम इज डिफरेंस बिटवीन पर्सनल इनकम एंड इनडायरेक्ट टैक्स। इनडायरेक्ट थोड़ा ना था, डायरेक्ट टैक्स था, ये भी गलत। डिस्पोजेबल इनकम इज डिफरेंस बिटवीन प्राइवेट इनकम एंड डायरेक्ट टैक्स। बिल्कुल गलत, बिकॉज प्राइवेट इनकम नहीं आएगा। डिस्पोजेबल इनकम इज डिफरेंस बिटवीन पर्सनल इनकम एंड डायरेक्ट टैक्स, ये वाला बिल्कुल सही है। तो आंसर इसका क्या आएगा? आंसर इसका 4 आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन कैलकुलेट द जीडीपी इन इंडिया। इंडिया में जीडीपी कौन निकालता है? पहले कोई और निकालता था, पहले निकालता था सीएसओ, सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑफिस। लेकिन 2020 में सीएसओ और एनएसएसओ को मर्ज करके क्या बना दिया? एनएसओ बना दिया।
जैसे विराट और अनुष्का को मिला के विरुष्का बनता है, ऐसे ही सीएसओ और एनएसएसओ को मिला के एनएसओ बनता है। दिस इज द एनएसओ, नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस। ठीक है, क्या है ये? नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? विच इज ट्रू फॉर इन्फ्लेशन। ठीक है, इनकम से रिलेटेड था, मैंने इन्फ्लेशन का भी एक क्वेश्चन डाला है। इन्फ्लेशन के लिए क्या सही है? वैल्यू ऑफ मनी इंक्रीज हो जाती है जब महंगाई आती है, ऐसा है क्या? सोच के देखो। देखिए आपके जो एप्पल के प्राइसेस हैं पहले 2 रुपीज पर केजी थे और आज के दिन 200 रुपीज पर केजी है। एप्पल के प्राइसेस पहले 2 रुपीज पर केजी थे और आज के दिन 200 रुपीज पर केजी है। ठीक है, पहले भी आपके पास 100 रुपीज का नोट था, आज भी आपके पास 100 रुपीज का नोट है। पहले आपको ये 100 रुपीज इतना बड़ा वाला नोट लगता था कि हाय राम, इसमें तो 50 किलो सेब आ जाएंगे। लेकिन आज आप किसी को क्या कहोगे? अरे क्या करें, 100 रुपए का आधा किलो सेब आते हैं इसमें, सिर्फ आधा किलो सेब। मतलब नोट वही है, मनी वही है, बट उसकी वैल्यू गिर गई जैसे ही महंगाई बढ़ी। तो इन्फ्लेशन बढ़ने पे वैल्यू ऑफ मनी इंक्रीज नहीं होती, डिक्रीज होती है। तो आंसर क्या आ जाएगा? वैल्यू ऑफ मनी डिक्रीजेस ड्यूरिंग इन्फ्लेशन। आंसर क्या आएगा? सेकंड वाला। ठीक है, वैल्यू ऑफ मनी डिक्रीजेस ड्यूरिंग इन्फ्लेशन। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है? कहता है कि नेट नेशनल इनकम के लिए क्या सही है? NNI, नेट नेशनल इनकम के लिए क्या सही है? ये कहता है नेट नेशनल इनकम जो है वो टोटल ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट माइनस एंड डेप्रिसिएशन है। पहला स्टेटमेंट हम लिखते हैं, जीएनपी और डेप्रिसिएशन का प्लस है। क्या ऐसा कुछ बनता है क्या? कुछ भी नहीं बनता है ना, कुछ भी नहीं बनता, तो ये तो आंसर नहीं आएगा। नेट नेशनल इनकम क्या है? डिफरेंस बिटवीन ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट यानी जीएनपी माइनस डेप्रिसिएशन। अब देखो मैंने आपको क्या समझाया था, मैंने आपको ये समझाया था कि दो टर्म होती है, एक को कहते हैं ग्रॉस, एक को कहते हैं नेट। ग्रॉस से अगर आपको नेट पे जाना है तो हम माइनस कर देंगे डेप्रिसिएशन, और नेट से अगर आपको ग्रॉस पे आना है तो हम प्लस कर देंगे डेप्रिसिएशन। तो अब देखिए हमने क्या किया। नेट नेशनल इनकम पहली स्टेटमेंट में क्या कह रहा है? वो पहली स्टेटमेंट में कह रहा है कि जो जीएनपी है अगर हम उसमें डेप्रिसिएशन प्लस कर दें तो क्या नेट नेशनल प्रोडक्ट बन जाएगा? क्या नहीं बन रहा है। ठीक है, ये तो नहीं बन रहा है। अब कह रहा है कि इसके अंदर हम अगर जीएनपी में से अगर हम डेप्रिसिएशन माइनस कर दें, अब देखो मैंने क्या कहा, ग्रोस से अगर आपको नेट पे जाना हो तो हम माइनस कर देंगे डेप्रिसिएशन। मतलब ग्रोस से अगर आपको डेप्रिसिएशन माइनस कर रहे हैं तो आप कहां पहुंच जाओगे? नेट पे। मतलब मैं पहुंच गई नेट पे और एनपी मेरा सेम है, तो एनएनपी पे पहुंच गए हम, यही तो आंसर है। तो आंसर क्या आएगा? ठीक है, आंसर आ गया सेकंड वाला, क्योंकि इसी के अंदर ही हम क्या देख रहे हैं, हमें पहुंचना है एनएनपी पे, यानी एनएनआई कह दो, एनएनपी कह दो, बात एक ही है, नेट नेशनल प्रोडक्ट पे। और कैसे पहुंचेंगे? जब हम जीएनपी में से एनपीएनपी देखो सेम है, एनपीएनपी सेम है, हमें जाना है सिर्फ ग्रॉस से नेट पे, तो कैसे जाएंगे? माइनस करके डेप्रिसिएशन। तो आंसर क्या आ जाएगा? सेकंड स्टेटमेंट। ठीक है, सेकंड स्टेटमेंट आंसर आ जाएगा। 11 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? कहता है क्लोज्ड इकोनॉमी की क्या डेफिनेशन है? एक बंद अर्थव्यवस्था की परिभाषा क्या है? देखते हैं। क्लोज्ड इकोनॉमी एक टाइप ऑफ इकोनॉमी है जहां पे मनी सप्लाई टोटली कंट्रोल्ड बाय गवर्नमेंट है, जहां पे पूरा पैसे का सप्लाई पे सरकार का कंट्रोल है, उसको कहते हैं क्या? नहीं, उसको नहीं कहते। क्लोज्ड इकोनॉमी इज अ टाइप ऑफ इकोनॉमी वेयर नाइदर एक्सपोर्ट नॉर इंपोर्ट टेक प्लेस, जहां पे इंपोर्ट एक्सपोर्ट नहीं होता है, इसी को ही कहते हैं। बिल्कुल सही है। क्लोज्ड इकोनॉमी इज अ टाइप ऑफ इकोनॉमी जहां पे डेफिसिट फाइनेंसिंग हो रहा है, मतलब डेफिसिट को फाइनेंस किया जा रहा है, डेफिसिट को पूरा किया जा रहा है। बिल्कुल गलत। ये वो है जहां पे नो एक्सपोर्ट टू अदर कंट्री, एक्सपोर्ट नहीं हो रहा है किसी दूसरे देश में, ये भी गलत। एक्सपोर्ट के साथ साथ इंपोर्ट भी नहीं होता है, क्लोज्ड इकोनॉमी उसको कहते हैं। ठीक है, तो आंसर क्या है? सेकंड। और आज के दिन कोई 100% क्लोज्ड है ही नहीं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंक्लूडेड इन द नेशनल इनकम ऑफ अ कंट्री? नेशनल इनकम में क्या इंक्लूड होता है? रेंट होता है क्या? इंटरेस्ट, वेजेस, रेंट, इंटरेस्ट, वेजेस, सैलरी, प्रॉफिट। क्या होता है? याद करो विप्रो, मैंने आपको क्या बताया था? मैंने आपको इनकम मेथड बताया था। क्या बताया था? इनकम मेथड। और इनकम मेथड में मैंने आपको क्या कहा था कि आप किस किस तरीके से व्हाइट मनी कमा सकते हो, और आपने मुझे आंसर दिया था कि मैम हम ना नौकरी करेंगे यानी हम वेजेस लेंगे। फिर कोई बोला मैम हम तो बिजनेस करेंगे यानी हम प्रॉफिट कमाएंगे।
फिर किसी ने कहा मैम मेरे पास ना बहुत सारे घर हैं और मैं तो उसको रेंट पे चढ़ाऊंगा। मैंने कहा ठीक है, तुम रेंट से कमाई कर लोगे। फिर किसी ने कहा मैम मेरे पास ना बहुत सारा पैसा पड़ा है, मैं उसको ब्याज पे चढ़ा दूंगा, फाइनेंशियर बन जाऊंगा। यानी तुम इंटरेस्ट का पैसा कमाना चाह रहे हो। और किसी ने कहा मैम बचा खुचा थोड़ा पैसा है, इधर उधर जुगाड़ जुगुड़ करके हम कर लेंगे, यानी मिक्स्ड इनकम हम इसको लिख देते हैं। तो ये सब चीजें जो है वो नेशनल इनकम में कैलकुलेट की जाती है। और ये सब कुछ आपको फोर्थ ऑप्शन में दिख रहा है। तो आंसर क्या आ जाएगा इसका? आंसर आ जाएगा स्टूडेंट फोर्थ, रेंट, इंटरेस्ट, वेजेस, सैलरी, प्रॉफिट, सब इसके अंदर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13, ये क्या कह रहा है? किसी भी फिक्स्ड कैपिटल का अगर कंजम्पशन हो रहा है तो उसको क्या कहते हैं? कोई भी फिक्स्ड कैपिटल अगर कंज्यूम की जा रही है समय के साथ, आपने गाड़ी खरीदी, वो आपकी फिक्स्ड कैपिटल है। अब आप उसको कंज्यूम कर रहे हो, अब आप उसको यूज कर रहे हो, आपने उसको परचेज कर लिया था, उसके कंजम्पशन को क्या कहेंगे? उसके कंजम्पशन को हम डेप्रिसिएशन कहते हैं। क्या कहते हैं? डेप्रिसिएशन। कैपिटल फॉर्मेशन तो कैपिटल बनना होता है, यहाँ तो कंजम्पशन की बात हो रही है, इन्वेस्टमेंट भी नहीं कर रहे हम तो कुछ कंज्यूम कर रहे हैं। तो आंसर क्या आएगा? डेप्रिसिएशन। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? कहता है कि एवरेज इनकम ऑफ अ कंट्री, किसी भी देश की औसत आय का एक दूसरा नाम क्या होता है? नेशनल इनकम एवरेज निकाल लो, क्या होता है? एवरेज क्या होता है? सभी की नेशनल इनकम को जोड़ दें हम, ठीक है, यानी कि टोटल नेशनल इनकम, टोटल नेशनल इनकम डिवाइडेड बाय कितने लोग हैं, यानी कि टोटल पॉपुलेशन। ऐसे ही तो एवरेज निकालोगे ना आप, टोटल पॉपुलेशन। ये किसका फॉर्मूला बन गया? आप कहोगे मैम ये तो पर कैपिटा इनकम का फॉर्मूला बन गया। पर कैपिटा इनकम का फॉर्मूला बन गया, बिल्कुल सही तुमने समझा है। तो एवरेज इनकम ऑफ अ कंट्री को ही पर कैपिटा इनकम कहा जाता है। ठीक है, पर कैपिटा इनकम कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 15, ये कह रहा है कि जब डेप्रिसिएशन को डिडक्ट करोगे आप जीडीपी में से, करके देखो, जीडीपी में से आपने डेप्रिसिएशन माइनस कर दिया, तो ये क्या कह रहा है, क्या बनेगा? अब देखो डीपीडीपी सेम रहेगा, बिकॉज डोमेस्टिक प्रोडक्ट का डेप्रिसिएशन से कोई लेना देना नहीं है। मैंने आपको क्या कहा था कि ग्रोस में से अगर आप डेप्रिसिएशन माइनस करते हो तो आप नेट पे पहुंच जाओगे। तो जीडीपी माइनस डेप्रिसिएशन इज एनडीपी, सेम रहेगा एनडीपी, यानी नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट पे हम पहुंच जाएंगे। देख लीजिए कहाँ है, ये रहा थर्ड स्टेटमेंट, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट हमारा आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 कहता है फाइनेंशियल ईयर कब से कब तक गिना जाता है इंडिया में? इंडिया में फाइनेंशियल ईयर कब से कब तक गिना जाता है? तो हमें पता है 1 अप्रैल से 31 मार्च तक हम लोग गिनते हैं, 1 अप्रैल से 31 मार्च। ठीक है, आरबीआई का जनवरी टू दिसंबर चलता है। ठीक, ये फाइनेंशियल ईयर है आरबीआई का जनवरी टू दिसंबर, पहले जुलाई से जून चलता था, लेकिन अब पीछे कुछ सालों में उन्होंने जनवरी से दिसंबर अपना फाइनेंशियल ईयर कर दिया। किसने? आरबीआई ने। ये बाकी सबका है, बाकी सबका कैलेंडर है, फाइनेंशियल कैलेंडर 1 अप्रैल से 31 मार्च। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एडेड व्हाइल कैलकुलेटिंग द नेशनल इनकम? जब नेशनल इनकम कैलकुलेट करोगे तो इनमें से किसको आप इंक्लूड नहीं करोगे? सर्विसेज रेंडर्ड बाय हाउसवाइफ, जब एक गृहिणी, जब एक हाउसवाइफ कोई सर्विसेज दे रही है, कपड़े धोना, झाड़ू पोछा लगाना और खाना बनाना अपने बच्चों के लिए, अपने हस्बैंड के लिए, अपने इन लॉज के लिए, ये जो हाउसवाइफ्स की सर्विसेज रेंडर्ड होती है, क्या इनको नेशनल इनकम में गिनते हैं क्या? बिल्कुल नहीं गिनते। ठीक है, वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, गुड्स और सर्विसेज की वैल्यू को तो गिनते ही है। ठीक है, तो आंसर क्या आ जाएगा? ओनली ए। आंसर क्या आ जाएगा? फर्स्ट वाली स्टेटमेंट। वो कह रहा है किसको नहीं गिनते? तो जो घर में आपकी मदर, आपकी बहन, आपकी वाइफ जो काम कर रही है उसको हम नेशनल इनकम में नहीं गिनते। 17 का आंसर आ जाएगा 1। 18 नंबर क्या कह रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ एन इनडायरेक्ट टैक्स इन इंडिया? भारत में इनमें से क्या एक इनडायरेक्ट टैक्स का एग्जाम्पल नहीं है? कस्टम ड्यूटी बिल्कुल सेंट्रल गवर्नमेंट लेती है और ये एक इनडायरेक्ट टैक्स है। एक्साइज ड्यूटी बिल्कुल सेंट्रल गवर्नमेंट लेती है और ये एक इनडायरेक्ट टैक्स है। सेल टैक्स बिल्कुल ये भी एक इनडायरेक्ट टैक्स है। लेकिन जो स्टेट ड्यूटी है वो स्टेट गवर्नमेंट लेती है और वो एक डायरेक्ट टैक्स है, वो एक डायरेक्ट टैक्स है। तो ये क्या कह रहा है? कह रहा है इनमें से कौन एक इनडायरेक्ट टैक्स नहीं है? तो आंसर क्या आ जाएगा? 4। स्टेट ड्यूटी जो है वो एक डायरेक्ट टैक्स है, इनडायरेक्ट टैक्स नहीं है। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कह रहा है? कह रहा है रियल जीडीपी जो है वो कांस्टेंट प्राइस पे कैलकुलेट किया जाता है। मैंने आते ही आपको रियल और नॉमिनल की बात बताई थी। रियल को कांस्टेंट पे, नॉमिनल को करंट पे कहते हैं।
तो ये बात बिल्कुल सही है। नॉमिनल जीडीपी को करंट प्रिवेलिंग प्राइस होता है, बिल्कुल आज के समय के प्राइसेस। रियल में कांस्टेंट में हम बेस ईयर के प्राइसेस लेते हैं, ठीक है। फिर कह रहा है द रेशो ऑफ रियल जीडीपी टू नॉमिनल जीडीपी, लिख के देखते हैं। रियल जीडीपी टू नॉमिनल जीडीपी, ये क्या होता है? ये रियल जीडीपी टू नॉमिनल जीडीपी, जीडीपी डिफ्लेटर होता है, जीडीपी डिफ्लेटर, ठीक है। क्या ये बात सही है? बिल्कुल गलत है। बिकॉज क्या होता है? नॉमिनल डिवाइडेड बाय रियल होता है। नॉमिनल डिवाइडेड बाय रियल कैसे देखोगे? अल्फाबेटिकली देखो आप, पहले एन आता है ना, तो ऊपर एन आएगा यानी नॉमिनल, फिर आर आता है, नीचे आर आएगा, तो नॉमिनल बाय रियल होता है जीडीपी डिफ्लेटर। थर्ड स्टेटमेंट जहां दिख रही है कट कर दो। आंसर क्या आ गया? 1 एंड 2। आंसर आ गया 1 एंड 2 ओनली। अब ये है लास्ट क्वेश्चन जो तुम्हें बताना है। आपको बताना है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। जीएनपी बराबर जीडीपी प्लस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड। ये क्या कहता है? कहता है कि हमें पहुंचना है ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट पे, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट पे पहुंचना है। जीडीपी में हम क्या करें कि हम ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट पे पहुंच जाएंगे? आप देखना जी और पी सेम है, सिर्फ आपको डोमेस्टिक से नेशनल पे पहुंचना है। कैसे पहुंचते हैं तुम्हें देखना है, नहीं पता तो वीडियो देखो जाके इकोनॉमिक्स वाली प्लेलिस्ट में, नेशनल इनकम में, आपको समझ आ जाएगा। सेकंड कह रहा है कि नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट को हम नेशनल इनकम कहते हैं। कहते हैं क्या? तुम्हें बताना है, मैंने वीडियो में भी बताया है, पहले भी बताया था, और आज जो अभी कर रहे हैं इसमें भी मैंने आपको बहुत बार बताया है। आपको करेक्ट स्टेटमेंट छांटनी है, केवल एक, मतलब फर्स्ट स्टेटमेंट क्या, फर्स्ट ऑप्शन क्या कह रहा है? 1 एंड 2 बोथ, 2 ओनली, 1 ओनली, और इनमें से कोई भी नहीं। इसका आंसर मैं आप लोगों से एक्सपेक्ट करती हूँ कि आंसर करोगे। एमसीक्यू के लास्ट एमसीक्यू था जिसका आंसर आप लोग करोगे कमेंट सेक्शन में। मैं देखूंगी सबके आंसर, जो पीछे वाले आंसर थे सबने बहुत बढ़िया बताया, डी उसका आंसर था, ठीक है, और बहुत बढ़िया सबने बताया जो एमसीक्यू की फर्स्ट क्लास मैंने आपको लिए ली थी। अभी ये सेकंड क्लास है, सेकंड क्लास का आंसर भी आपको कमेंट सेक्शन में बता देना है। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।